Hello guys, welcome to our channel Weekend Class channel, and today we will talk about the last part of our first chapter for class 11th of economics, that is statistics for economics. Now in the last episode we talked about some special studies that concerned the basic problem facing a country, a specific country. Now these studies require special economic facts in terms of number. So such economic facts are called data. किसी भी अगर विशेष समस्या का हम लोग हल चाहते हैं तो कभी कभार हम लोगों को एक नंबरों की आवश्यकता होती है ताकि उसके आधार पर हम लोग उस समस्या का समाधान करें। तो ये जो नंबर हम लोग को चाहिए होते हैं इसी को हम लोग डेटा बोलते हैं। नाउ the purpose for collecting data, it helps us to understand and explain the problems in terms of the various causes which are behind them, and then it analyzes the hardships of certain processes like poverty, and then we like to and try to explain it in terms of various parameters such as unemployment, low productivity, backward technology, etc. मीन्स सबसे पहले हम लोग जो है डेटा से ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्या क्या इसके पीछे कारण हो सकता है। एक हो सकता है कि गरीबी हो, गरीबी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो अब गरीबी है तो क्यों है? हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है, हो सकता है लो प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि आप देखिए इंडिया में है, लेकिन चूँकि उस ह्यूमन रिसोर्स का पूरी तरीके से हम लोग दोहन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लो एजुकेशन लेवल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दीज लीड टू लो प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जब धीरे धीरे उनको बदला नहीं जाता है दे बिकम ऑब्सलीट। द स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड स्टैट्स। अब हम लोग इन पैरामीटर्स के हिसाब से इनको डिफाइन करते हैं। नाउ what purpose does the analysis of poverty serves unless we are able to find ways to mitigate it? To find those measures in economics, the term which we use is called policies. तो पॉलिसी जो है ये इकोनॉमिक टर्म है जिससे जो हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो पावर्टी की जो एनालिसिस थी तो हम लोगों ने तीन उसमें किया, अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रोडक्टिविटी और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी के टर्म्स में। तो ये तीन अगर हम लोगों ने उसके फैक्टर्स निकाले, पैरामीटर्स निकाले, तो उसको सॉल्व करने का जो क्या तरीका अपनाएं कि वी शुड सॉल्व द पर्पस और उससे हम लोग कोप कर पाएँ। तो ये जो तरीके हैं दे आर नोन एज पॉलिसीज इन इकोनॉमिक टर्म्स। इकोनॉमिक्स में इसको पॉलिसी बोलते हैं। नाउ we come to use of stats. This is very important कि stats का यूज़ क्या होता है। इसको हम लोग दो सेंस में यूज़ करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। पहले हम लोग बात करते हैं प्लूरल की। तो इन आवर डेली लैंग्वेज प्लूरल को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? द स्टैट्स मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमेटिकली कलेक्टेड, एंड दिस न्यूमेरिकल फैक्ट्स they simply mean data in statistics. जो हम लोग फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इफ़ दे आर न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड दे आर मोर देन वन, देन दीज आर कॉल्ड डेटा। तो इट सिंपली इज द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। नाउ द सेकेंड इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। अभी तो हमने प्लूरल सेंस की बात की थी। इन सिंगुलर सेंस मीन्स द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग एंड यूजिंग स्टैट्स एज अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट। मतलब जब हम लोगों ने ये जो एक उसका जो
वैज्ञानिक प्रयोग, ताकि उसको हम लोग कलेक्ट करें, उसके बाद उसको क्लासीफाई करें, और देन जब स्टैट्स की सहायता से या स्टैटिस्टिक्स की सहायता से उसको हम लोग एज अ फैक्ट प्रेजेंट करते हैं, then that way of presentation is called singular use of statistics. So I think you must be clear about what is the singular use of statistics and what is plural meaning of statistics. The data which we are talking about are made up of facts, and facts are also of two types. First is quantitative facts and second is qualitative facts. Now, what is quantitative facts? Quantitative facts is just a statement in economics, like production of India, of rice in India was say 50 million tons in 1980 and say 70 million tons in 1990. So those are mere figures which are tabled. अगर हम लोग सिर्फ कोई डेटा को, जैसे कि अगर 40 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है या धान का उत्पादन होता है 1980 में, 1990 में वो बढ़ करके 60 मिलियन टन हो जाता है, तो अगर इसको हम लोग टेबुलेट करते हैं तो दिस इज जस्ट अ क्वांटिटेटिव डेटा. लेकिन व्हेन वी कम टू क्वालिटेटिव डेटा देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू इट. लाइक द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ such information is that they describe attributes of a single person or a group of person that is important to record as accurately as possible, even though they can't be measured in quantitative terms. ये उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं जिन्हें हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. For example, gender. Take the term gender. It distinguishes a person like man and boy from a woman and girl. Now, it is often possible to state the information about an attribute of a person in terms of degrees like better, worse, silk, unskilled, highly skilled, etc. So such qualitative information over stats is often used in economics and other social sciences and collected and stored systematically, like qualitative information on prices, income, taxes, whether for a single person or a group of person. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पर्सन की जो एबिलिटीज़ हैं उनको देखा जा रहा है. जैसे डिग्रीज के टर्म में अगर आप डिग्री की बात करते हैं तो मतलब किस तरीके की उसके अंदर स्किल्स हैं, हाईली स्किल्ड है, कम स्किल्ड है, हेल्दी है, कम हेल्दी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर होती हैं. तो जब ये चीज़ें जो होती हैं इनको हम क्वांटिटेटिव रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इनको हम लोग सिर्फ क्वालिटेटिव रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं. दैट्स वाई these type of things are known as qualitative. Now we can give a broad definition of statistics. That statistics involves collection and organization of data. It presents them in tabular, diagrammatic and graphic forms and is used to calculate other numerical indices such as mean, variance, standard deviation, etc. And these represent the broad characteristics of the collected set of information. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और उसके बाद उनको इस तरीके से व्यवस्थित करता है कि जैसे टेबुलर फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में, ताकि हम लोग उससे इजीली समझ सकें और कई चीज़ें और हम लोग उससे कई परिणाम और निकाल सकें. एंड देन विद हेल्प ऑफ मैनी अदर इंडिसेस सच एज मीन्स, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, इससे हम लोग ये जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट की हैं इनकी ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स को
we can define. Now the next thing is what stats does. जो बात आती है कि stats जो है वो करता क्या है, तो first of all it is an indispensable tool for an economist to help him understand an problem. सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है कि वो एक इकोनॉमिस्ट को किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के हल करने में और उसके कॉज को फाइंड करने में सहायता करता है. कैसे? अपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्ट के सहायता से इसका यूज़ किया जाता है. बट सिर्फ दिस इज नॉट द ओनली थिंग. नाउ वी कम टू द सेकेंड थिंग. Second thing is it enables economists to present facts in precise and definite forms that helps in proper comprehension of what is stated. So to comprehend what is stated, we need the precise economic facts and data. तभी हम लोग जो समस्याएं जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हम लोग एक सही तरीके से रख पाएंगे. It also helps in removing obscurity. कई बार जो फैक्ट्स होते हैं दे आर नॉट कन्विंसिंग, दे लुक लाइक वेग स्टेटमेंट्स. एलिमेंट ऑफ ऑब्सक्योरिटी इज देयर. सो ये जो ब्लरनेस और ऑब्सक्योरिटी रहती है जो कि दिखती नहीं है, तो स्टैटिस्टिक्स का ये काम है कि इस वेगनेस या ऑब्सक्योरिटी को हटा करके एग्जैक्ट फैक्ट को ले आए और चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक फैक्ट्स को और कन्विंसिंग बनाए. जैसे कि फॉर इंस्टेंस सेइंग दैट विद प्रिसाइज फिगर्स 310 पीपल डाइड इन अ अर्थक्वेक इन कश्मीर इज फैक्चुअल एंड thus a statistical data, whereas saying hundreds of people died is not. If you are saying hundreds of people died, okay, hundreds of people died, but this is a vague thing. But if you say that 310 people died, then you are giving a precise information of the total damage done. तो जितना डैमेज हुआ है उसका आप एकदम सही विश्लेषण कर पा रहे हैं. तो for that it removes obscurity. Then what? It condenses mass data into few numeric measures. It helps to summarize data. So it helps to condense mass data into few numerical measures. For example, summation. आप लोग आगे पढ़ेंगे summation. अब it collects mass data and with the mean, median, mode, variance, these numerical measures will summarize data. अब जैसे कि आप लोग को कई फैमिलीज की इनकम को रिकॉर्ड करना है, तो दिस इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर इनकम्स, बट अ समरी फिगर like an average income that is obtained statistically is a meaningful overall information about a mass of data. ये जो समेशन है और समराइज डेटा है, ये काफ़ी हद तक चीज़ों को ईजिली रिप्रेजेंट करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स establish relationship between various economic factors. So statistics is used in finding relationship between different economic factors. An economist may be interested in finding out what happens to the demand for a commodity when its price increases or decreases, or would the supply of a commodity be affected by the change in its own price. तो अगर प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो फिर इससे बाज़ार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है. तो इसके लिए जो एक इकोनॉमिस्ट है वो स्टैटिस्टिक्स या उसके डेटा का यूज़ करता है. या जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है फिर जनरल प्राइसेस पे क्या प्रभाव पड़ता है. तो इन सारे प्रभाव को जानने के लिए जो इकोनॉमिस्ट होता है वो स्टैटिस्टिक्स या उसके डेटास का सहारा लेता है. नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग assumptions and predictions by changes in one economic factor. For example, he or she might be interested
in knowing the impact of investment on the national income in future. अब इकोनॉमिस्ट क्या करेगा, वो बताएगा या एग्जाम ये इस चीज़ को वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेगा, लेकिन उसको प्रिडिक्शन के लिए किसकी ज़रूरत चाहिए, डेटा की ज़रूरत चाहिए। उसके बाद वो डिसाइड करेगा, क्योंकि वो पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से हो सकता है वो अगले 5 साल के डेटा को ज़्यादा प्रिडिक्ट कर पाए कि अगर एक इकोनॉमिक फैक्टर चेंज हो रहा है तो कैसे दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर को कैसे प्रभावित करेगा। मतलब अगर आज इतना इन्वेस्टमेंट होता है तो 5 साल बाद उसका क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पे या इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कायदे से प्रेडिक्शन करने के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट हेल्प्स इन मेकिंग assumption. So it also helps in formulation of policies and planning for future. तो जब ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। So these are very very important things. Now we come to the conclusion part. So statistics is increasingly used in analyzing serious economic problems such as rising prices, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी। तो ये सारी चीज़ों को आज की डेट में इतनी तेज़ी से जो राइजिंग प्राइसेस हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी, ये सारी क्यों हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, डेटा का यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो है वी ऑल्सो evaluate the impact of the government policies in solving the economic problems. अब जैसे कि we can easily use statistical data to study the whether the policy of family planning is effective in checking the problem of ever growing population. मतलब ये जो इतनी फैमिली प्लानिंग जो हो रही है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बावजूद जो ये जो एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इस समस्या का हल क्यों नहीं हो रहा है। सो फॉर दैट डेटाज आर रिक्वायर्ड, क्वालिटेटिव डेटाज आर रिक्वायर्ड, और उसके मदद से हम लोग इस समस्या का जो कारण है वो बताने में समर्थ हो सकते हैं। इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, कितनी बढ़ रही हैं, और उस हिसाब से हम लोग को अपना कितना कंजम्पशन घटाना चाहिए, या अगर हम लोग के जो एग्रीकल्चरल खरीद है या उस हिसाब से कहाँ पे किस क्षेत्र में हम लोग कम कर रहे हैं या किस क्षेत्र में ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि उस क्षेत्र में कंपनसेट करके दूसरे को किया जा सके। ये सब चीज़ के लिए हम लोग को डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम्स and impact of measures taken of any government body. So in this chapter we saw that the statistical tools are very important in use of prediction of future trends and help to analyze economic problems and formulate policies to solve them. मतलब हम लोगों ने देखा कि जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं उनको प्रेडिक्ट करने में, और उनकी सहायता से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है उसको सहायता करने में। दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल start with the second chapter, that is collection of data. Please watch our next episode. Thank you.